दोनों बदमाश दरवाजे के बाहर खड़े थे। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। सायरा ने ड्राइविंग सीट ली और मुझे अपने बगल में बैठने का प्रस्ताव दिया। मैं चुपचाप उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। सायरा ने आगे देखा और गाड़ी चलाने लगी। लाहौर की विभिन्न सड़कों को कवर किया गया था। फिर लैंड क्रूजर एक शानदार रक्षा महल के सामने रुका और चौकीदार ने तेजी से दरवाजा खोला। वो एक बहुत ही आलीशान घर था और मुझे नहीं पता कि वह कितना बड़ा था। दोनों तरफ बेहद खूबसूरत लॉन नजर आ रहे थे, लेकिन वहां मैंने करीब 12 महंगी कारों को बड़े ऑर्डर में खड़ा देखा। हमारा काला लैंड क्रूजर पोर्च पर रुका। बंदूकधारियों ने उतरकर दोनों तरफ के दरवाजे खोल दिए। मैंने पूछा, इतनी गाड़ियां किसकी हैं? मामा के भक्तों का है। वे उस समय मम्मा से शिक्षा लेने आते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक विशाल कांच के दरवाजे से प्रवेश करते हुए हम एक शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, जो उस समय खाली था। उनका फर्नीचर प्रभावशाली था। सब कुछ परिष्कृत लग रहा था। बैठक के बाजू में एक चौड़ा दरवाजा था। इस चौड़े दरवाजे से अंदर घुसते ही ड्राइंग रूम से काफी चौड़ा हॉल जैसा स्पेस नजर आया। हॉल उच्च श्रेणी की कुर्सियों से अटा पड़ा था। उसके सामने एक मंच बनाया गया था, जिस पर एक बहुत ही उच्च कोटि की कुर्सी और मेज रखी हुई थी। कुर्सी पर सफेद कपड़े पहने एक शानदार आकृति थी, जिसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक निश्चित महिमा थी। सामने बैठे श्रद्धालुओं की गर्दनें झुकी हुई थीं और महिला किसी विषय पर बोल रही थी। एक बहुत तेज आवाज थी जो बिना माइक्रोफोन के इस विशाल हॉल में पूरी तरह से गूंज रही थी। माहौल को बेहद सनसनीखेज बनाया गया था। जैसे ही सायरा और मैंने अंदर प्रवेश किया, महिला के आखिरी शब्द निकल रहे थे। वह कह रही थी, और मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप फैसला करेंगे। मैं सीट खारिज करती हूँ। इतना कहने के बाद वह अपनी सीट छोड़कर कुर्सी से उठ खड़े हुए। उसके साथ साथ कुर्सियों पर बैठे सभी लोग आदरपूर्वक खड़े हो गए और फिर एक एक करके दरवाजे से बाहर निकलने लगे। सायरा मेरे साथ अलग हो गई थी। उसके बाद सायरा भी उन लोगों के साथ बाहर निकली, क्योंकि बुढ़िया स्टेज के पीछे वाले दरवाजे से अंदर गई थी। मैं सायरा को लेकर ड्राइंग रूम में आया और सायरा बोली, इधर आओ शिहाब, कहकर वह बैठक के दरवाजे की ओर बढ़ी। यहाँ से हम एक गलियारे में उतरे और गलियारे के अंत में हम एक और बड़े कमरे के दरवाजे पर रुके। सायरा ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मैं अंदर आ गया। जिस कमरे में हमने प्रवेश किया वह भी एक आरामदेह बैठने का कमरा था। यहाँ पहुँचने पर सायरा ने मुझे बैठने को कहा और कहा, माँ अब आ रही है, आप मुझे तुरंत बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा करूँगा। मेरा मतलब है कि आप क्या पिएंगे। आमतौर पर उत्तर नहीं धन्यवाद है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम अजनबी नहीं हो, जब चाहो तब बताओ। इतना कहकर वह कुछ दूर बैठ गई और फिर बोली, आप बहुत शर्मीले लगते हैं। मैंने कहा, जाहिर है ये हमारी पहली मुलाकात है। हाँ, मनामा कैसी जगह है? सायरा, क्या तुम कभी देश से बाहर नहीं गई? मैंने जवाब देने के बजाय एक सवाल पूछ लिया। मम्मा से इजाजत नहीं मिली। बस माँ मुझे अपनी आँखों का तारा बनाए रखती है, क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम वहाँ हमारे बारे में कुछ पता लगा सकते हो। जैसा उसने यह कहा था, वही लंबी और प्रतिष्ठित महिला जो पढ़ा रही थी, कमरे के भीतरी दरवाजे से दाखिल हुई। जाहिर है यह कोई और नहीं बल्कि ताए अम्मा ही हो सकती हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए और फिर समीचीनता ने भी यही मांग की। मैंने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से गर्दन हिलाई। होठों में कोई हलचल नहीं थी।
फिर वह सोफे पर बैठी और पहली बार उसकी आवाज उठी। अफशां बेगम और उनके साथ आए दूसरे लोग नहीं आए। मैंने कहा कि वह फिर से उपस्थित होंगे। माँ, उसने कहा, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। मेरा एक ही रिश्ता बचा है जो सिर्फ मेरी बेटी से है। केवल सायरा ही मुझे मम्मा कह सकती है, बाकी सब मुझे दानी सरकार कहते हैं। आप मुझे दानी सरकार भी कहेंगे। बेहतर, मैंने कहा। सायरा ने घबराकर साइड कर ली। फिर वह जल्दी से बोली, इम्तियाज अंकल गुजर गए हैं और पछताना जरूरी है, इसलिए नहीं आए। क्या यह हमारा अपमान नहीं है? मुझे सच्चाई पता है। बंदर को बटेर मिल गई है। चलो, अगर मुमताज अहमद खान को कोई फायदा नजर आता है तो वो इन लोगों को रख लें। मैं जानता हूँ कि वे क्या सोच रहे हैं। नहीं माँ, अंकल जॉन ने इस बारे में कहा। ताहिरा खानम ने सायरा को टोका और बोली, तुम एक लड़की हो सायरा। मुमताज अहमद खान बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छे घर भेजना चाहता था। क्यों लड़के, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्रेम के द्वार नहीं खोले? मुझे ताए अम्मा का मतलब समझ आ गया। उनका पहला इम्प्रेशन तब खराब हुआ जब उन्होंने मुझे उन्हें ताए अम्मा कहने से मना किया। उनके शब्दों से घृणा की बू आ रही थी। मामा और सरफराज भाई ने कहा था कि हमें इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना है, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला और कोई जवाब देने के बजाय मैंने कहा, दानी सरकार, हम यहाँ संयोग से आए हैं।